Hello guys, welcome to Call for Knowledge. Sorry for the delay in the video. So today's topic is Maternity Benefit Act. Let us start. This act came into 1961. So before going deep into this act, we will first read about that previously जो वुमेन थी उनकी कंडीशंस बहुत ज़्यादा पुअर थी ये एक्ट आने से पहले की। मान लो सपोज करो कोई वुमेन प्रेग्नेंट हो गई तो उसकी एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाती थी और इवेंचुअली उसकी एफिशिएंसी ज़ीरो हो जाती थी धीरे धीरे। और अगर थोड़ी बहुत एफिशिएंसी रहती भी थी तो उसको प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस होते थे। तो वहाँ पे आपका एम्प्लॉयर बोलता था कि हे मैम, नो वर्क सो नो पेमेंट। तो यहाँ पे वीमेन के सामने प्रॉब्लम आ जाती थी कि वो बच्चे को जन्म दे, बर्थ गिविंग, जो कि उसका नेचर है, उसको करना पड़ता है, मदरहुड एंजॉय करे। या दूसरी प्रॉब्लम थी उसके सामने इनकम की इनसिक्योरिटी, उसके पास पैसे नहीं थे क्योंकि जॉब से निकाल दिया गया। इस केस में सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन लाई गई जो कि मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 की फॉर्म में आई। ओके, इसमें अभी ये रिसेंटली अमेंडमेंट हुआ था 2017 में आपके पास। और इससे पहले हम देखें अगर हिस्ट्री ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट लेजिस्लेशन इंडिया में, तो बॉम्बे में 1929 में ये पास किया गया था, यूपी में किया गया था 1938 में, वेस्ट बंगाल में किया गया था 1939 में, असम में किया गया था 1944 में। अभी इसके अंडर हम बात करते हैं जो इसके अंडर आएंगी डेफिनेशंस। उनमें सबसे पहले आएगी सेक्शन 3 के अंडर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट आपके पास यहाँ पे दो होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, एक दूसरी स्टेट गवर्नमेंट होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट कहाँ डील करेगी? जहाँ माइंस होंगी, जहाँ इक्वेस्टेरियन होगा या एक्रोबेटिक। इक्वेस्टेरियन घुड़सवारी से रिलेटेड होता है और एक्रोबेटिक जो आपकी नटने वाले जो होते हैं उनसे रिलेटेड होता है। और जो भी कोई एस्टेब्लिशमेंट बचगी उसमें आपकी स्टेट गवर्नमेंट हो जाएगी। हाँ, एक चीज़ और, अगर स्टेट गवर्नमेंट किसी नई अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अगर किसी नई एस्टेब्लिशमेंट को ऐड करना चाहेगी तो उसको 2 मंथ एडवांस नोटिस देना होगा। वो कहाँ देना होगा? आपको ऑफिशियल गैजेट में। अब हम बात करते हैं सेक्शन 3B, चाइल्ड होता है स्टिल बोर्न चाइल्ड, जो बच्चा अभी रिसेंटली जिसने बर्थ लिया है। अब बात करते हैं सेक्शन 3B, कमिश्निंग मदर इससे रिलेटेड अभी रिसेंटली 2017 में अमेंडमेंट किया गया है और ये ऐड किया गया है कमिश्निंग मदर। इसमें क्या होता है कि कमिश्निंग मदर वो मदर होती है कि जो अपने एग को यूज करने दे टू क्रिएट एम्ब्रॉय, और वो एम्ब्रॉय फर्दर इम्प्लांट किया जाएगा दूसरी मदर में। क्योंकि जो मेन रीज़न होता है वो होता है दूसरी मदर में लैक ऑफ फर्टिलिटी। ठीक है, तो एग से एम्ब्रॉय की फॉर्मेशन नहीं हो पाती फर्टिलिटी की कमी की वजह से, तो उसलिए कमिश्निंग मदर का यूज़ लिया जाता है। यहाँ पे एम्प्लॉयर क्या होता है? एम्प्लॉयर होता है कि अगर गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है, जो कंट्रोल है वो गवर्नमेंट के हाथ में है, तो उसमें क्या होगा कि जो गवर्नमेंट जो बंदा अपॉइंट करेगी सुपरविजन के लिए, जो वहाँ पे उसमें सुपरविजन कर रहा होगा वो ही आपके पास एम्प्लॉयर हो जाएगा। अगर यहाँ पे कोई लोकल अथॉरिटी है, लोकल अथॉरिटी में भी आपका जो सुपरवाइजरी वर्क जिसके पास होगा वो एम्प्लॉय हो जाएगा। और अदर केस में आपके पास आ जाता है कि या तो वो बंदा मैनेजर हो सकता है, या कोई और मैनेजरल पोस्ट एक्वायर कर रखी हो उसने, वो हो सकता है, मैनेजिंग डायरेक्टर हो सकता है, या कोई मैनेजिंग एजेंट हो सकता है। ठीक, अब बात करते हैं एस्टेब्लिशमेंट की। तो एस्टेब्लिशमेंट इसके अंडर आती है माइन, प्लांटेशन, फैक्ट्री, क्विस्टेरियन, एक्रोबेटिक हम पढ़ी चुके हैं अभी, घुड़सवारी वगैरह। अब आते हैं इसमें वेजेस होते हैं वो सभी कैश रेमुनरेशंस, ऑल कैश रेमुनरेशंस, डियरनेस अलाउंस और रेंट अलाउंस, ये सब इसमें इंक्लूड होते हैं। साथ में जैसे आपके इंसेंटिव्स वगैरह इंक्लूड हो जाते हैं। और इसमें एक चीज़ और इंक्लूड होती है जो कि आपकी होती है, जो कंसेशनल फूड ग्रेन्स मिलते हैं प्रेग्नेंट वुमेन को, उनकी मनी वैल्यू, मतलब जो मॉनिटरी टर्म्स होती है, जो कंसेशनल फूड ग्रेन्स मिलते हैं उनकी मनी वैल्यू। एक्सक्लूड क्या होता है इसमें? ओवर टाइम वेजेस एक्सक्लूड होते हैं,
या एम्प्लॉयर आपका प्रोविडेंट फंड या पेंशन फंड में जो कंट्रीब्यूशन डाल रहा है वो एक्सक्लूड होता है, या कोई भी ग्रेचुइटी आप हमेशा देखना, ग्रेचुइटी इज ऑलवेज पेएबल एट द टर्मिनेशन ऑफ द सर्विस। ओके, तो ये था अभी तक का बेसिक इंट्रोडक्शन। अभी हम इसमें थोड़ा डेप्थ में जाके देख लेते हैं। हाँ, तो आर्टिकल 42 अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता है कि जो जस्ट और ह्यूमन कंडीशन प्रोवाइड करवाई जाए, प्लस साथ में बात करता है मैटरनिटी रिलीफ की। ये आपका आर्टिकल 42 बात करता है। एप्लीकेबल कहाँ होता है ये, जहाँ भी 10 या उससे अधिक एम्प्लॉय काम करते हों वहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगा। लेकिन ये एक्ट जहाँ पे एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 जहाँ अप्लाई होता है, वहाँ पे मैटरनिटी बेनिफिट अप्लाई नहीं होगा। दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू रिमेंबर, क्योंकि वो ऑलरेडी अगर बेनिफिट प्रोवाइड करवा रहा है इससे जुड़ा हुआ, तो हम इसको नहीं कर सकते। दूसरी हम इसमें बात करते हैं कि इसमें कितने टाइम का कंसेशन, कितने टाइम का बेनिफिट मिल सकता है। तो आपको इसमें मैक्सिमम 26 वीक की जो है मैटरनिटी बेनिफिट मिलेगा, 26 वीक की लीव ले सकते हैं। चाइल्ड और ये डेफिनेशन इसकी हम पढ़ चुके हैं। अब होता है कि एक एम्प्लॉयर प्रोहिबिटेड। एम्प्लॉयर क्या होता है कि एम्प्लॉयर, कोई भी एम्प्लॉयर जो डेट ऑफ डिलीवरी है उससे 6 वीक पहले काम नहीं करवा सकता किसी भी वुमेन से, नो वर्क। या फिर अगर वो वुमेन बोल देती है कि नोटिस दे देती है कि भाई ये मेरी डेट ऑफ डिलीवरी है, और 6 वीक का एडवांस नोटिस दे देती है, तो उससे काम नहीं करवाया जाएगा वहाँ पे। अब दूसरी बात आते हैं, हाँ, वो नोटिस कब देगी, क्या है यहाँ पे। एक हम इस तरीके से देख लेते हैं, थोड़ा एक मैपिंग की टेक्निक से, तो थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। मान लो कि ये है डेट ऑफ डिलीवरी, ये है डेट ऑफ डिलीवरी 1 जून मान लो। तो यहाँ से पहले 6 वीक्स तो वो काम करवा ही नहीं सकते, क्योंकि 6 महीने पहले तो वो काम करवा ही नहीं सकता। इससे रिगार्डिंग ये 6 हफ्ते, इसको अगर इसकी लीव चाहिए तो इसको नोटिस देना पड़ेगा इससे भी 1 मंथ पहले। ये 6 वीक की लीव जिसमें एम्प्लॉयर काम नहीं करवा सकता, इस पे जाने से 1 महीने पहले उसको नोटिस देना पड़ेगा कि मैं काम नहीं करूँगी। अब बात करते हैं इसमें सेक्शन 5 की। सेक्शन 5 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है इस एक्ट के अंदर, जो कि आपको बात करता है कि एलिजिबिलिटी की बात करता है, या ये बात करता है कि जो राइट होता है कि भाई उसको मैटरनिटी बेनिफिट मिलेगा उसके रिगार्डिंग। तो इसमें एक टर्म आती है कि वुमेन को जो वेजेस मिलेंगे वो मिलेंगे जो एवरेज डेली वेजेस है उसके बेस पे, एवरेज डेली वेजेस है उसके बेस पे। अब उसमें क्या होगा कि एवरेज डेली वेज क्या होता है कि जो उसको छुट्टी पे जाने से पहले, मतलब ये हॉलीडे पे गई, लीव पे गई, उस पे जाने से पहले 3 मंथ पहले का उसका कैलकुलेट होगा जो उसके वर्किंग डेज हैं। वर्किंग डेज हैं, मान लो कि ये कमा रही थी 50,000 रुपये पर मंथ इसकी सैलरी थी, तो जो वर्किंग डेज का पर डे की सैलरी बनेगी पर डे, वो एवरेज डेली वेज लिया जाएगा हॉलीडे पे जाने से 3 महीने पहले का। तो ये यहाँ पे एवरेज डेली वेज हो जाएगा, तो कैलकुलेट होंगे और उसी बेसिस पे उसको वेजेस प्रोवाइड करवाए जाएंगे। दूसरी चीज़, एक तो ये मेथड हो गया पहला 3 मंथ प्रायर वाला। दूसरा मेथड है जो मिनिमम वेजेस एक्ट है 1948, उसके अकॉर्डिंग जो मिनिमम वेजेस डिफाइंड है वो, या तीसरा 10 रुपये
डेली के 10 रुपये उसको मिलेंगे। इन तीनों में से विच एवर इज हाइयर, जो भी इन तीनों में से ज़्यादा होगा वो उसको बेनिफिट मिल जाएगा, जो उसका एवरेज डेली वेजेस होगा वो काउंट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं मैक्सिमम लीव उसको कितने टाइम की मिल सकती है, तो उसको मिल सकती है 26 वीक्स की। अब यहाँ पे हमारे पास 3 कंडीशन है। पहली कंडीशन कि अगर कोई वुमेन है, उसके हैं लेस देन 2 चिल्ड्रन, मतलब कि एक ही बच्चा है उसके, तो ये उसकी डिलीवरी डेट होएगी। उससे 8 वीक पहले वो छुट्टी ले सकती है और बचे हुए 18 वीक यहाँ ले सकती है। ये होता है पोस्ट नटाल, ये होता है प्री नटाल। यहाँ पे वो छुट्टी ले सकती है, तो टोटल उसके हो जाएंगे 26 वीक्स। अब बात करते हैं यहाँ पे कि अगर कोई आपका आ जाता है मोर देन 2 या ओनली 2, जिसके ऑलरेडी बच्चे हों, तो उसको यहाँ पे मिलेगा टोटल 12 वीक्स का हॉलीडे मिलेगा। 12 वीक्स को उसको मैटरनिटी बेनिफिट मिलेगा। ये डेट ऑफ डिलीवरी है यहाँ पे, इसके 6 वीक्स पहले मिलेंगे और 6 वीक बाद में मिल जाएंगे। ओके, अब बात करते हैं कि एक होती है, मान लो कि कोई अडोप्ट कर रही है, लीगली अडोप्ट करती है बच्चों को, या एक होती है कमीशनिंग मदर। कमीशनिंग मदर जो हम पढ़ चुके, इसमें भी 12 वीक्स होता है और इसमें भी 12 वीक्स होता है इनको। अब एक सिचुएशन आ जाती है डेथ, वो हो सकती है आइदर मदर की या वो हो सकती है चाइल्ड की। अब बात करते हैं कि अगर मान लो ये बच्चे को जन्म देने से पहले मर जाती है, लेकिन इससे पहले हम कर देते हैं बात अडोप्ट की, तो ये 3 मंथ से कम की एज का बच्चा होना चाहिए यहाँ पे। हाँ, अब बात करते हैं यहाँ पे डेथ, अगर मदर की डेथ हो जाती है तो अब इसमें 2 सिचुएशन आ जाती हैं, या तो ड्यूरिंग डिलीवरी हो या पोस्ट डिलीवरी हो। दूसरा, और उसका जो चाइल्ड है वो सरवाइव कर जाता है, तो उसका जितना भी बेनिफिट मिलेगा, जो भी मैटरनिटी बेनिफिट है, जो भी पेड वेजेस मिलेंगे, वो पूरे मिलेंगे और वो मिलेंगे उस बच्चे को। दूसरी केस, अगर माँ बच जाती है, बच्चा मर जाता है, या माँ भी मर जाती है और बच्चा भी मर जाता है, तो उस केस में टिल द डे ऑफ डेथ आइदर वो चाइल्ड होगा या वो होगी मदर। इन दोनों में से कोई भी मान लो अगर मर जाता है तो ये उस दिन तक होती है ना। अगर बच्चा मर जाता है तो डज नॉट मैटर मदर जिंदा है या नहीं, वो मैटरनिटी बेनिफिट काउंट होगा उसी दिन तक जब जिस दिन बच्चा मर जाएगा। अब हमारे पास बात आती है मैटरनिटी बेनिफिट का क्लेम। सेक्शन 6 बात करता है क्लेम की। तो हम क्लेम कहाँ कर सकते हैं इसको, या कैसे क्लेम किया जा सकता है? तो जो डिलीवरी डेट होगी उसको पहले उसको 6 वीक पहले उसको बताना पड़ेगा नोटिस देख के कि भाई मैं मैटरनिटी बेनिफिट पे जा रही हूँ और मुझे क्लेम चाहिए, तो ये 6 वीक का ये तभी दे देगा, या फिर पोस्ट डिलीवरी उसको एज सुन एज पॉसिबल बताना होगा। और अगर मान लो वो अभी दे देती है, मान लो 1 जून को और 10 AM पे दे देती है डिटेल्स कि आपकी भाई डिलीवरी हो गई है और मैं माँ बन गई हूँ और मुझे मैटरनिटी बेनिफिट चाहिए, तो इसके विदिन 48 आवर्स, इसके विदिन 48 आवर्स वो पेएबल होती है।
दूसरी बात हम करते हैं सेक्शन 11 की। सेक्शन 11 बात करता है नर्सिंग ब्रेक्स की। सेक्शन 11 जो है वो बात करता है इसमें नर्सिंग ब्रेक्स की। तो पर डे 2 ब्रेक्स अलाउड हैं, प्लस रेस्ट आवर अलग से है। अब बात करते हैं क्रीज फैसिलिटी की। क्रीज फैसिलिटी की तो ये अभी 2017 में रिसेंटली अमेंडमेंट एक्ट में देखा गया है। 50 या उससे ज़्यादा एम्प्लॉय जहाँ होंगे वहाँ पे, और उसमें क्रीज में 4 विजिट्स अलाउड होंगी पर डे की। क्रीज में 4 विजिट्स अलाउड होंगी पर डे की। सेक्शन 20 बात करता है रजिस्टर मेंटेनेंस की। सेक्शन 20 बात करता है इसमें रजिस्टर मेंटेनेंस की। अब बात करते हैं हम पेनल्टी की। पेनल्टी हमारे पास होती है कि भाई अगर कोई एम्प्लॉयर मैटरनिटी बेनिफिट ना दे, या कोई जैसे इंस्पेक्टिंग स्टाफ आए उसमें दिक्कत करे, पहली चीज़ होती है नोट पेइंग, या डिसमिस कर देता है उसको कि भाई आप मैटरनिटी बेनिफिट ले रहे हैं तो हम आपको नौकरी से निकाल देते हैं। तो उसको मैक्सिमम 3 मंथ से लेके 1 ईयर तक का इम्प्रिजनमेंट हो सकता है। 2,000 रुपये से लेके 5,000 रुपये तक का फाइन हो सकता है, या दोनों हो सकते हैं उसको। दूसरे केस में बात आता है कि अगर इंस्पेक्टर आता है, वो आके मांगेगा, इंस्पेक्टर मांगेगा भाई या तो रजिस्टर्स दो, या जो और डिटेल्स वो कुछ भी लेगा, और वो उस काम में बाधा डालेगा, उसमें ऑब्स्ट्रक्ट करेगा इंस्पेक्टर के वर्क में, तो उसको 1 साल तक की जेल हो सकती है और 5,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। अब एक हम बात करते हैं कि यहाँ पे अपील की बात करते हैं। तो यहाँ पे अपील 2 केस में हो सकती है। एक तो वुमेन मांगेगी, अपील करेगी कि भाई मेरे को मैटरनिटी बेनिफिट दो, या नहीं दिया गया है, तो वो उसके एलिजिबिलिटी के विद इन 60 डेज अपील कर सकती है अपेलेट अथॉरिटी के पास। या उसको काम से निकाल दिया गया है, उसकी सर्विस से टर्मिनेट कर दिया गया है, सर्विस टर्मिनेशन, तो विद इन 60 डेज वो अपील कर सकती है। दूसरा केस यहाँ पे आ जाएगा, इसमें एम्प्लॉयर भी कर सकता है अपील, और वो वुमेन भी कर सकती है। वो होगी जो ये इंस्पेक्टर हैं इनके अगेंस्ट। और इस अपील का टाइम पीरियड दिया गया है आपके पास 30 डेज का। विद इन 30 डेज अगर आप इंस्पेक्टर के जो भी उसका रिवॉर्ड है, जो भी डिसीजन आप उससे सेटिस्फाई नहीं है, तो विद इन 30 डेज आप उसके अगेंस्ट अपील कर सकती हैं। अब इसमें एक चीज़ और रह जाती है, सेक्शन 8 जो हमारा छूट गया, वो था मेडिकल बोनस। पहले ये आपका था 2,500 रुपये, लेकिन एज ऑफ शायद इसको 2011 में बढ़ा के कर दिया गया है 3,500 रुपये, जो मेडिकल बोनस आपको एट द टाइम ऑफ डिलीवरी मिलेगा। अब इसके ऊपर हम 2-3 क्वेश्चंस देख लेते हैं जो कि आ सकते हैं। अब इसमें बोलेगा कि क्वेश्चन है एलिजिबिलिटी ऑफ बेनिफिट कौन से सेक्शन के अंडर है? सेक्शन 8, सेक्शन 9, सेक्शन 5, सेक्शन 6। तो इसका आंसर आएगा सेक्शन 5, एलिजिबिलिटी ऑफ बेनिफिट। हम ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं। दूसरी चीज़ हमारे पास है टिल व्हाट एज ऑफ चाइल्ड नर्सिंग ब्रेक्स आर गिवन टू वुमेन। अब हम इसमें बात करते हैं बच्चे की एज कितनी होनी चाहिए, मतलब मैक्सिमम कितनी एज अटेन करे बच्चा, तब तक उसकी मदर को जो है नर्सिंग ब्रेक्स मिलते रहेंगे। तो इसमें ऑप्शन है 11 मंथ्स, 15 मंथ्स,
17 मंथ्स, 18 मंथ्स, तो इसका आंसर आएगा 15 मंथ्स। 15 मंथ्स तक जब बच्चा जाएगा तो उसको 2 नर्सिंग ब्रेक्स मिलेंगे पर डे। तीसरा क्वेश्चन है कि बिफोर गोइंग टू लीव हाउ मेनी वीक एडवांस नोटिस इज गिवन। मतलब आपको बताया था कि आज हॉलीडे है, तो यहाँ पे उसको 6 वीक का एडवांस उसको हॉलीडे मिलेगा और उसके लिए उसको नोटिस देना पड़ेगा। अच्छा, देना कितने दिन पहले पड़ेगा, तो ये हम पढ़ चुके हैं कि इस 6 वीक हॉलीडे पे जाने से पहले 1 मंथ पहले। अब इसमें अगला क्वेश्चन आ जाता है कि जो इंस्पेक्टिंग स्टाफ होता है उसकी अपॉइंटमेंट होती है, वो किस सेक्शन के अंडर होती है। इंस्पेक्टिंग स्टाफ से रिगार्डिंग क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट इन एवरी एक्ट। तो इंस्पेक्टर जो अपॉइंट होते हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं सेक्शन 14 के अंडर। So thank you very much. Keep watching. If you like the video, please like and subscribe the channel. Thank you.